अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमिसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आए हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल एक्सट्रीम रूड हीरो रिच हीरो के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल हेट एंड लव स्टोरी आफ्टर मैरिज बेस्ड हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मगर सबक के मुंह से सुनने वाली खबर ने उसे ज़ल्ज़लों की लपेट में लिया था और वो माफ होते दिमाग के साथ सबक के कहने पर एक बार फिर टीवी ऑन कर गई थी और उसके साथ क्या हो रहा था सामने स्क्रीन पर उसका निकाहनामा जा रहा था जो इब्तिहाज ने मीडिया पर देखकर सबके मुंह बंद करवा दिए थे। सुलेन पर उठने वाली उंगलियां तो उन दोनों की निकाहनामा देखकर बंद हो चुकी थी, मगर यह नया इंकशाफ सुलेन पर बहुत भारी था। उसका निकाह कैसे हो सकता है उस इंसान से? शायद ये भी उसकी कोई चाल का हिस्सा था। सुलेन को लगा था कि वो बहुत गलत इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। चकराते दिमाग के साथ वो खुद उस खोती ज़मीन में बोस हो गई थी। तुम लोग आज इधर ही रुक जाओ ना मेरे साथ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल बेड से उठती सवेरा का हाथ थामकर नम लहजे में बोली थी और उसका पूरा वजूद हौले हौले कांप रहा था। रुखसती का सुनकर उसने फ़ौरन इनकार कर दिया था, मगर आज तक वाला उस घर में कभी उसकी बात सुनी गई थी जो अब उसकी बात को अहमियत दी जाती। दिल का रोना धोना किसी काम का नहीं आया था। उसे किसी बोझ की तरह सर से उतार कर फेंक दिया गया था। न जाने कितने हदशात कर गिरे दिल ने ज़ुरैन शाह के आलीशान महल में कदम रखा था, जहाँ बिखरी रौनकें और चकाचौंध देखने लायक थी। दिल की सारी कज़न्स उसकी किस्मत पर रचका रही थी, मगर वो उस वक्त ऐसा कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं थी जिस तरह उसके घर वालों ने उसे सर से उतारा था। और ज़ुरैन शाह जैसा हर चीज़ पर गहरी नज़र रखने वाला इंसान उसे अहमियत का अंदाज़ा लगा चुका होगा। अब उसकी दिल उसके आगे कम हैसियत हो जानी थी। यही बातें तो उसके ज़हन में गड़बड़ होती उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थी। दिल रिलैक्स रहो, ज़ुरैन शाह चाहते हैं तुम्हें, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया। प्लीज़ अब तुम भी आग से काम लेना, कुछ ऊट पटांग मत करना। वो सब उसे प्यार से समझाती वहाँ से निकल गई थी। दिल इस वक्त शदीद किस्म की घबराहट का शिकार हो रही थी। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ज़ुरैन शाह उसके साथ क्या सलूक करने वाला था, मगर आज हाल में सबके सामने जैसा बर्ताव ज़ुरैन उसके साथ किया था, ज़ुरैन के लिए उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास पैदा हो चुका था जिसकी नोई समझने से वो अभी भी कासिर थी। और उसके हाथ ज़ुरैन के साथ सामने सोच कर ठंडे पड़ चुके थे। वसी अरीस शानदार बेडरूम, जहाज़ी बेड साइज, सुर्ख सफ़ेद फूलों के दरमियान बैठी वो इन्हीं का हिस्सा मालूम हो रही थी। और न जाने कितनी ही देर अपनी सोचों में उलझती रहती जब नाक की आवाज़ पर दिल की आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और दिल मगर दरवाजे से वाइट बारबी फ्रॉक पहने एक प्यारी सी बच्ची अंदर दाखिल हुई थी। दिल को वो क्यूट सी लड़की पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी और दिल के करीब चहकते हुए बोली थी और उसकी मासूम सी आंखें खुशी के एहसास से चमक रही थी। ये वही बच्ची थी जिसकी फ़ोटो उस दिल ने ज़ुरैन के टेबल पर देखी थी। आप बहुत ब्यूटीफुल हो और प्रिंसेस से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दिल ने उसके नरम गाल सहलाते प्यार से जवाब दिया था, मैं तो अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ। कहती हैं बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। मीरा अपने बालों को झटककर एक अदा से बोलती उन दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। दिल को उस बच्ची से के अंदाज से ज़ुरैन शाह के लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस हुई थी। वो जिस इंसान के लिए इतनी सॉफ्ट कॉर्नर भी रख सकता था उसे यकीन नहीं आया। दिल ये मीरा है, ज़ुरैन की लाडली बेटी में नज़र ने तारुफ करवाना ज़रूरी समझा था। बहुत प्यारी बच्ची है। दिल को तो शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे। फिर मीरा तो बहुत प्यारी बच्ची थी, मगर अंदर कहीं एक बार उसके दिल में ज़ुरैन शाह की पहली बीवी को लेकर सवाल उभरा था। वो जो मुनज़्ज़ा से ज़रूर पूछना चाहती थी, मगर मीरा के सामने नहीं पूछ सकती थी। दिल तुम चेंज करके रेस्ट कर लो, और ज़ुरैन किसी काम से गया हुआ है, उसे शायद देर हो जाएगी। इससे सबसे तुम काफ़ी थक गई होगी। कुछ देर के बाद मुनज़्ज़ा शर्मिंदा सी उससे नज़र चुराते बोली थी और इसकी बात सुनकर दिल के होंठों पर तल्खी भरी मुस्कुराहट खेल गई थी। जब उसे उसकी औकात पता थी तो उसे इतनी खुशफहमी क्यों हुई थी? वो ज़ुरैन शाह के साथ सिर्फ ज़िद में आकर उसने शाह की शादी की थी, वरना उसके नज़दीक दिल की वैल्यू सिफर थी। ये बात उस पर वाज़ह कर गया था। आई एम रियली सॉरी दिल, ज़ुरैन ऐसा ही है, उसके लिए उसका बिज़नेस सबसे आगे है। मैं तुम्हारे मामले में बहुत सेल्फिश होगी, हमारे बहुत इसरार पर ही उसने ये शादी की है। शुरू में शायद
तुम्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े, मगर जुरैन जितना ऊपर से सख्त है दिल का उतना ही नरम। तुम बहुत प्यारी और मासूम हो, मैं जानती हूँ एक दिन तुम उसका दिल ज़रूर जीत लोगी। मुनज़्ज़ा उसका फीका पड़ता चेहरा देखकर मोहब्बत से हाथ थाम गई थी और उस दिल उसकी बातों पर खामोशी से सर झुका गई। उसके पास मुनज़्ज़ा की किसी भी बात का जवाब नहीं था। वो उसे क्या कहती कि पहली बार ये नहीं हो रहा, उसे जब से होश संभाला उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। सुलेन ने आंखें खोलकर अजनबी नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। यह उसका बेडरूम नहीं था। मैं कहाँ हूँ? उसने गैब दिमागी से छत को घूरा था। जब हाथ पर महसूस होता उसका चेहरा घुमाया था और उसका हाथ में ड्रिप लगी थी और उसने मुर्गियों वाला ब्लू लिबास पहना हुआ था। वो हॉस्पिटल में थी, मगर वो यहाँ कैसे पहुंची उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपना हाथ में नीडल निकालकर वो उठने ही वाली थी जब सबा दरवाज़ा खोलकर अंदर दिखाई दी थी। मैम आप प्लीज़ लेटी रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सबा ने उसे उठते देखकर जल्दी से करीब आई थी। सबा तुम लाई हो मुझे यहाँ, प्लीज़ उठने दो मुझे, बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। सुलेन सबा का बढ़ाया वह हाथ पीछे धकेलती उठने की कोशिश करने लगी थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, आंसू एक बार फिर चेहरे पर भिगोने लगे थे। नो मैम, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही पहुंची हूँ। इब्तिहाज सर लेकर आए हैं आपको, काफ़ी फिक्रमंद लग रहे थे आपके लिए। अभी भी कुरैशी साहब के साथ बाहर मौजूद हैं। सबा की बात सुनते ही सुलेन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अभी उसे सुकून नहीं मिला जो उसे मेरा मज़े से बदनाम करने के बाद दोबारा यहाँ आ गया। सबा अच्छा इंसान, वो अच्छा इंसान नहीं है, मुझे उसी ने बदनाम किया है और अभी वो निकाह वाला झूठ बोल रहा है। मेरा निकाह नहीं हुआ मुझसे। सुलेन सबा का हाथ थमकर अज़ियत से बोली थी और उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थी जो मीडिया वाले उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे। मैम कूल डाउन, कुछ ऐसा नहीं है। बाहर इब्तिहाज सर कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आपके साथ उनका निकाह नहीं हुआ, सिर्फ आपको बदनामी से बचाने के लिए उन्होंने नकली निकाहनामा दिखाया। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो सुलेन को कैसे संभाले, ये भी उसके खेल का कोई हिस्सा है। मुझे इसी ने बदनाम किया है, वो तस्वीरें उसने बनवाई हैं और अब ये सब कर रहे हैं। वो शुरू दिन से ऐसे ही गेम्स खेलता आ रहा है मुझसे, इसका मतलब वो गुंडे भी उसी के भेजे हुए थे। इतने टाइम से वो मुझे बेवकूफ़ बनाता आ रहा है और मैं बनती आ रही हूँ। सुलेन की सोचें इब्तिहाज के हवाले से बिल्कुल मनफी हो चुकी थी। दरवाजे में मौजूद इब्तिहाज ने ज़ख्मी नज़र से कुरैशी साहब की जानिब देखा था। आपको अभी भी लगता है वो मानेगी आपकी बात? इब्तिहाज की नज़रें पूरी तरह सुलेन पर टिकी थी। वो सिर्फ उसी की तकलीफ में थी, इसी वजह से तकलीफ में थी। इब्तिहाज सख्ती से मुठियाँ पीसा वहाँ से निकल गया जबकि कुरैशी साहब कुछ सोचते अंदर दाखिल हुए थे। सुलेन बेटा आप क्यों खुद को इतना हल्कान कर रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुरैशी साहब के करीब आता सुलेन के आंसुओं में मजीद रवानी आई थी। अंकल मुझे इब्तिहाज लगारी के खिलाफ हरासमेंट का केस करना है। वो अच्छा इंसान नहीं, मैं मजीद बदनाम नहीं होना चाहती। मजीद न जाने क्या गेम खेलने का इरादा रखते हैं, आप उसे यहाँ भेज दें, वो अच्छा आदमी नहीं है। सुलेन एक ही सांस में बोलती, उन्हें अपने हवासों में नहीं लगी थी। ये सब कुछ हुआ उस जैसी बाकिरदार और शरीफ लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाबा इतने सालों से बनाई गई इज्जत हाथ में मिल गई थी। सुलेन इस सब का इब्तिहाज में कोई कसूर नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इस साजिश का शिकार हुआ है, उसने खुद ये सब नहीं किया। कुरैशी साहब की निहायत नामुमकिन अंदाज में कही जाने वाली बात एक पल के लिए सुलेन को भी साकित कर गया था। नहीं अंकल, वो अपनी पर्सनैलिटी से आपको भी जाल में फंसा रहा है, वरना वो सुलेन समझ गई थी कि वो भी इस तरह कि इब्तिहाज लगाजी पर्सनैलिटी के ज़ेरे असर आ चुके हैं। बेटा ये सिर्फ आपकी होता मनफी सोचे हैं और कुछ नहीं। दुनिया देखी है मैंने, अच्छे इंसान से अच्छे से जानता हूँ कौन कैसा है और क्या गेम्स खेल रहा है। जिस शख्स पर आप इतने इल्ज़ाम लगा रही हैं वो भी आपकी मदद करना चाहता है, आपको करीब आते उनसे भी ज़्यादा बुरे हालात से बचाना चाहता है और उन सब में उसका हामी हो। कुरैशी साहब की बात सुनकर सुलेन हैरत का झटका लगा था। कुछ कैसी मदद, आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। सुलेन ने सवालिया नज़र से उन्हें देखा था। आप पर इतने टाइम पर जो हमले हो रहे हैं, ये जो कुछ हुआ है, उस सब के पीछे तुम्हारे बाबा के दुश्मनों का हाथ है, जिन्होंने पहले तुम्हारी मामा को मारा और फिर हबीब पर हमला किया और अब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो जानते हैं तुम अकेली और कमज़ोर हो। एक बात, तुम्हारे ऑफिस में भी काफ़ी टाइम से एक जासूस मौजूद है जो तुम्हारी हर बात के बारे में दुश्मनों को खबर दे रहा है। इतनी बार जो तुम्हारे रेस्टोरेंट में हंसारा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से वो लोग तुम्हें पूरी तरह घेर चुके हैं। अब अगर तुम पुलिस या किसी एजेंसी से रब्ता करना या मदद मांगना चाहो तो वो लोग तुम्हें ऐसा करने से पहले ही तो मार देंगे या दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए गायब कर देंगे। कुरैशी साहब रवानी में बोलती जा रहे थे। सुलेन यकटिक सी सदमे में और हद दर्जा खौफजदा के आलम में उन्हें देख रही थी। मैंने नहीं बताया, मगर मुझे न जाने कितनी बार धमकियों भरे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं कि मैं तुम्हारे मामला से दूर हूँ, वरना वो लोग मुझे और मेरे घर वालों को
नुकसान पहुंचाएंगे। इस क्रिटिकल सिचुएशन में सिर्फ एक इंसान जो तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और इस मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हारी मदद भी कर सकता है, और उससे बड़ी बात कि तुम पर लगी बदनामी, उस बदनामी को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सी जगह पर यह बात फैला दी है कि तुम्हारा निकाह नकली है। कुरैशी साहब बोलते जा रहे थे और सुलैन को लग रहा था कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो अच्छे से समझ रही थी कि वो किस इंसान की बात कर रहे थे। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, तुम्हें इब्तिहाज नगर से निकाह करना होगा। आखिरकार उन्हीं ने सुलैन के सर पर बम फोड़ ही दिया था। सुलैन पटपटी निगाहों से उन्हें देखी जा रही थी। सबक को तो उन्हें आते ही रूम में भेज दिया था, क्योंकि जब उन्हें कासिम के बारे में पता चला था कि वो भरोसे करने के लायक नहीं है। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? इतनी बेचार और लाचार हो चुकी हूँ कि सिर्फ दुश्मनों से बचने की खातिर इब्तिहाज नगर से निकाह कर लो और निकाह कर लो। सुलैन नफ़ी में सर हिलाती तकरीर में जा चुकी थी। बेटा, मुझे इस वक्त सिर्फ आपकी फ़िक्र है। हबीर में तुम्हारा ख्याल रखने और हमेशा साथ देने का वादा किया था, मगर तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और तुमने हमेशा मुझे हबीब जितनी इज्जत और मान बख्शा है। तुम बताओ, अगर हबीब मेरी जगह होता तो क्या तुम्हें गलत इक़दाम उठाने को कहता? वो भी वही करता जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, और इस वक्त इब्तिहाज से निकाह करने से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं होगा तुम्हारे हक़ में। तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे पापा की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास कुछ वक्त है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। गलतफहमी के शिकार होकर खुद को खतरे में डालना चाहती हो, या फिर मेरे किए गए फैसले पर अमल करके अपने दुश्मनों से अपने बाप के किए गए जालिम का बदला लेना चाहती हो? कुरैशी साहब की सारी बातें सुनकर वो अजीब कश्मकश का शिकार हो चुकी थी। मैं तैयार हूँ इस निकाह के लिए, मगर एक शर्त है। सुलैन की बात पर वापस जाते कुरैशी साहब के कदम रुके थे। कैसी शर्त? कुरैशी साहब भी एकदम से हैरान हुए थे। उसके मान जाने पर वो बहुत खुश हुए थे। इब्तिहाज नगर से ये निकाह सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहा है, तो मैं उस शख्स से गारंटी चाहती हूँ कि वो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मुझे तलाक दे देगा। उसे निकाह से पहले मुझे स्टाम्प पेपर साइन कर के देने होंगे, क्योंकि मुझे उस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुलैन फैसला करती मजबूत लहजे में बोली थी। कुरैशी साहब उसके बाबा का हमेशा हर वक्त हर मुश्किल में साथ दिया था, और उस वक्त भी जब उसके करीबी तरीन रिश्तेदार भी उसके मुंह मोड़ चुके थे, तब भी वो उसके बाबा के साथ खड़े रहे थे। और फिर अब भला वो कैसे उसके किसी कोई गलत फैसला कर सकते थे? जो कुछ इतने टाइम से हो रहा था उसके साथ वाकई उसे एक इंतहाई मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। अगर इब्तिहाज का हाथ था और उसमें, तब भी उसके करीब रहकर उससे बेनकाब कर सकती थी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने हर बार की तरह आज भी मेरी बात का मान रखा। जीती रहो, खुश रहो। कुरैशी साहब उसके सर पर हाथ रखते वहाँ से निकल गए थे। उनकी जाते ही सुलैन ने साइड टेबल पर रखा गया अपना मोबाइल उठाकर कासिम को कॉल मिलाई थी, मगर उसका फ़ोन बंद होने का सुनकर उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। हमेशा कासिम उसे हर बात का गाइड करता आया था। इस वक्त भी वो कासिम को यहाँ देखना चाहती थी, उससे अपने फैसले को ठीक और गलत होने के हवाले से मशवरा की, मगर वो न जाने इस वक्त कहाँ है। सुबह 6 बजे के करीब उसने अपने बेडरूम में कदम रखा था। उसकी कंपनी के पिछले 1 महीने से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसके कामयाब होने पर उसे करोड़ों का फ़ायदा होना था। 2 दिन बाद उसे क्लाइंट के सामने पेश करना था, मगर रात को अचानक उसे पता चला कि उसी के स्टाफ का ही एक आदमी उसके बिजनेस राइवल्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर रहा था, जिसे ठीक करने ही उसे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ा था। दरवाज़ा बंद करके अंदर की जानिब बढ़ते उसकी पहली नज़र हर तरफ सजे फूलों और अपने बेड पर पूरे इस्तेहाक में सोए हुए वजूद पर पड़ी थी। उसने खुद उनको सर से पैर तक पूरी तरह से ढांप रखा था। ज़ुरैन उस लड़की में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था, इसलिए फ़ौरन नज़र फेरते वो फ्रेश होने के लिए रूम की जानिब बढ़ गया था। सारी रात जागने की वजह से वो काफ़ी थक चुका था और अब एक गहरी नींद चाहता था। बेड के करीब जाते ही उसकी नज़र तिल पर पड़ी थी। वो उसे साइड पर करवट लेगी थी। अब कंबल के चेहरे से हट चुका था और उसका सुंदर मुखड़ा ज़ुरैन के बिल्कुल सामने था। बेड पर लेते उसकी नज़र बार बार भटककर दिल की जानिब उठ रही थी। उसका दोदिया रंगत में गुलाबी गला बयां और उसके चेहरे को मज़ीद हसीन बना रहा था। दिल के मुलायम होंठ सोते वक्त हल्के से खुले हुए थे। ये चीज़ उसके मासूमियत में मज़ीद मुस्कुराहट बिखेरी थी। वो शायद मासूमियत की वजह से बेख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो शायद शदीद थकावट का शिकार थी। सोना चाहता था, मगर दिल के चेहरे से नज़रें हटाकर आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार खुद से चिंचिलाते उसने सीधा होकर कंबल वापस दिल पर डाल दिया था और गहरी नींद में अपनी दिलकशी से ज़ुरैन शाह के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। रात के
वो जो रो रो कर अपनी बेवकूफ़ी तकलीफ में सोई थी। एक झलक से ही ज़ुरैन शाह को भी आराम करके न जाने उसका बदला ले रही थी। उस लड़की उस बेड तक लाना सिर्फ जिद थी और तुम्हारे नज़दीक बिल्कुल उसकी कोई अहमियत नहीं। उसकी मौजूदगी तुम्हें डिस्टर्ब करे। ज़ुरैन शाह अपने इन अजीब एहसासात पर खुद पर सख्ती से सरजनिश करता करवट बदल कर रह गया था और उसके ऊपर ज़ायल हो चुका था और उसने खुद को वापस अपने करक्ट लहजे में कर लिया था। सुलेन हबीब इस बात की गारंटी चाहिए और मैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करती छोड़ दूंगा। अमेजिंग। इब्तिहाज के सर लहजे से मदद तलब नज़रों से उसकी जानिब देखा था। आप फिक्र मत करें कुरैशी साहब, मैं सुलेन हबीब की हर शर्त मानने को तैयार हूँ। इब्तिहाज ने उनको मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही फ़ौरन रजामंदी दे दी थी। थैंक यू सो मच। आप जानते नहीं हैं आपने मेरा कितना बोझ कम कर दिया। सुलेन मुझे मेरी सगी बेटी की तरह अजीज़ है। उसको महफूज हाथों में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। शायद आपसे थोड़ी बदगुमान थी मगर बहुत प्यारी और नेक बची है। आपकी बातों पर दरगुजर कर दीजिएगा। कुरैशी साहब का लहजा खुशी से लबरेज था। जिस तरह इब्तिहाज से बात कर रहे थे साफ जाहिर था वो लोग पहले से एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी इतनी सारी बातों के जवाब में इब्तिहाज ने महज सर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कहा था और उसके रिजर्व नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ होने की वजह से कुरैशी साहब ने उस पर खुश होते ही वहाँ से हट गए थे। उन्हें अभी कुछ देर पहले होने वाले निकाह के लिए सब अरेंजमेंट्स भी करनी थी। सुलेन थोड़ी देर पहले ही सबा के साथ घर जा चुकी थी। इब्तिहाज ने पाशा को इस बारे बताकर फ़ोन किया था जब मोबाइल एक बार फिर बजने लगा था, मगर अब की बार जो नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था वो सेव ना होने की वजह से अच्छे से पहचानता था। न चाहते हुए भी वो कॉल पिक करता फ़ोन कान से लगा गया था। हेलो इब्तिहाज, मेरी जान कैसी हो तुम? जेल से रिहा हो चुके हो मगर एक बार भी अपनी माँ के पास आना गवारा नहीं किया तुमने। तुम जानते हो तुम्हें सिर्फ एक नज़र देखने के लिए मैं कितनी तड़प रही हूँ। एक बार अपनी आवाज़ ही सुना दो, मेरी तड़पती मम्मा को सुकून मिल जाएगा। जेल में कितनी बार तुमसे मिलने आई मगर हर बार इनकार कर दिया। इतने कठोर क्यों बन गए हो तुम? दूसरी जानिब अपनी माँ की बेताबी भरी आवाज़ सुनकर इब्तिहाज के माथे पर रगें तन गई थी। वो जेल से बाहर इसीलिए नहीं आना चाहता था कि कहीं उसे फिर से आवाज़ सुननी न पड़ जाए। मिलने इसीलिए नहीं आया कि मिसिस लगारी, क्योंकि मुझे आपकी सूरत से भी नफरत है। कठोर तो पहले से था मगर अब दरिंदा भी बन चुका हूँ। शुक्र करें आपका सामना नहीं हुआ मुझसे, वरना बहुत मुश्किल हो जानी थी। आपको दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इब्तिहाज ज़ुबान से शोले बरसाता कॉल काट गया था। गुस्से से पागल होते उसने मुक्का बनाते सामने मौजूद कांच के दरवाजे पर दे मारा था और ये सब उसने अपनी इतनी पावर से किया था कि दरवाज़ा के हिस्सों में टूटता बस के हाथ लहूलुहान कर गया था। मैम आप ये ड्रेस पहनेंगी? आपको कोई और निकाल दूँ? सबा सुलेन की जानिब देखकर झिझकते हुए बोली थी। चाहे सुलेन बहुत नरम मिजाज की लड़की थी मगर थी तो उसकी बास। वो उसे किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं कर सकती थी। अभी कुछ देर में सुलेन का निकाह था और निकाह के लिए उसने इंतहाई सिंपल सा ब्लैक ड्रेस पहन रखा था। प्लेन शर्ट और ट्राउज़र में रेशमी दुपट्टा सर पर ओढ़े और जोड़ों को शक्ल में लपेटे सोगवार से हुस्न और सादगी में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे नजरें हटाना वो काफ़ी मुश्किल अमर था। नहीं, मैं इस ड्रेस में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। सुलेन की तबीयत अभी भी कुछ संभली नहीं थी। का रात शदीद टेंशन लेने की वजह से उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने का कहा था मगर वो जब से डिस्चार्ज होकर आई है 1 मिनट के लिए भी टिक कर नहीं बैठी थी। रेस्टोरेंट में सब ठीक नहीं जा रहा था, इस बात की टेंशन थी। मुसलसल जाहिद से राब्ते था, अभी तक कासम से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। ओके मैम। सबा ने बेचारगी से उसकी जानिब देखते हुए खामोश हो गई थी। उसे कुरैशी साहब से सुनने को मिला था कि निकाह के साथ ही रुखसी भी है। सबा अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी दुल्हन को स्याह लिबास में देख रही थी कि जिसकी शादी होनी है मगर अपनी बास की हुक्मतुल्ली पास कुछ भी नहीं कह सकती थी। नीचे मौलवी सब आए और बाकी गुआहान भी आ चुके थे। निकाह करीब आधा सुलेन की सांसें मदम हो रही थी। मैम कुरैशी साहब आपको बुला रहे हैं नीचे। सबा की बात उसे अपनी बात मौत का पैगाम लग रहे थे मगर कुछ हक़ाइक़ के तहत उस मौत के कुएं में उतरना पड़ रहा था। इब्तिहाज लगारी का मुंजमद करता लहजा रुख में उतरती उसकी खुशबू को मसूर करके उसे बर्दाश्त करना था, चाहे कुछ टाइम के लिए, मगर उस शख्स के साथ रहना था। उसकी फीलिंग महसूस कर रही थी मगर इब्तिहाज लगारी के धोखे ने उसकी फूटती कोपलों को मसल के रख दिया था। कुरैशी साहब के साथ चलते उसने ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखा था। यहाँ आने से पहले उसने खुद एक और बड़ी स्याह चादर में लपेट था। उसे पूरे ड्राइंग रूम में नजरें दौड़ाने के बावजूद भी इब्तिहाज लगारी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ये खुफिया निकाह की तकरीब थी इसलिए गुआहान के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसे पूरी तरह से कपकपाते देख कुरैशी साहब फिक्रमंदी से बोले थे। जी अंकल मैं ठीक हूँ। सुलेन खुद को मजबूत जाहिर करती हुई बोली थी। उस वक़्त जब आप
को अपने करीबी रिश्तेदारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके पास कोई भी नहीं था। एक खूनी रिश्ता भी नहीं। कुरैशी साहब की वाइफ और बेटी उनके बेटे की नासाज तबीयत की वजह से रात को ही अमेरिका चली गई थी। सुलेन की एक जानिब सभा बैठी थी और जबकि दूसरी जानिब जगह खाली थी। कुछ ही फासले पर रखी चेयर पर मौलवी साहब बैठे निकाह पढ़वाने को तैयार थे। इब्ताज लगारी आया था। सुलेन की ये बात बहुत गुस्सा दिला रही थी कि ये शख्स अभी भी एहसान जताना शुरू हो चुका था और उसके लिए मदद कर रहा था। कुरैशी साहब की कॉल करने के कुछ टाइम के बाद वो उसे एक दरमियानी उम्र के शख्स के साथ अंदर आता दिखाई दिया था। पीछे 3-4 लोग और भी थे, मगर अब वो नजरें फेर चुकी थी। इब्तिहाज उसके साथ आकर बुर्जुमान हुआ था। वो फासला रख कर ही बैठा था, मगर फिर भी उसे जिताने के लिए वो उसके मजीद फासला बरकरार रखती सभा की जानिब खिसखिसती। इब्तिहाज ने उसकी यह हरकत बहुत गौर से देखी थी, मगर होंठ पीछे उस वक़्त बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए था। इब्तिहाज तो हमेशा की तरह ब्लैक कपड़ों में मलबूस था। ब्लैक कमीज शलवार में स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड किए बेनियाजी और मगरूरियत भरे तासुरात के साथ बैठा था। पूरे माहौल पर छाया हुआ अलग ही रहा था। सब ने सिताशी नज़रों से इस मुनफरिद सियाह लिबास में मौजूद कपल को देखा था। दोनों ही एक साथ बैठे कमाल लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू हो चुका थे। निकाह के हर बोल के साथ सुलेन के दिल की हालत गैर होती जा रही थी। निकाह नामे पर साइन करते कितनी बार पेन उसके हाथ से लरस गया था। आप किसी के ऐसे शख्स के नाम लगाना जिसके नाम से ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते, बहुत मुश्किल अमर था, जो सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर करवा घोंट उसे पीना था। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। सब मुबारक दे रहे थे। कुरैशी साहब ने बाप जैसी शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा था। अब उन्हें सुलेन की जानिब से बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रही थी। उसके बेस्ट फ्रेंड की इकलौती निशानी अब महफूज हाथों में है। सबा ने भी खुश होते सुलेन को गले से लगाया था, जो बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके बैठी थी। और कुरैशी साहब की बातों में आकर उसने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, मगर उसके अनजाने अंदर से दर्द हो बैठा था। जिस इंसान को अपना आप सौंप चुकी थी, उसका मुहाफिजा और उसके बर्बादी का जिम्मेदार था, जल्दी उसकी हकीकत से पर्दा उठाना शायद निकाह की बड़ी वजह। स्टाम्प पेपर साइन करवाना उसका यही मकसद था कि जब वो इस शख्स की असलियत दुनिया के सामने लाए तो आज़ादी का परवाना भी उसके पास हो। कासिम से कोई कांटेक्ट हुआ? सुलेन की सरगोशी नुमा आवाज़ में कई बात भी करीब बैठे होने की वजह से बआसानी इब्तिहाज की समातों से टकराई थी। उसे जितनी उस बंदे से नफरत थी, सुलेन उतना ही उससे नाम लेकर इब्तिहाज को जलाकर हाँक कर देती थी। और न जाने कैसे गुस्सा जब्त करते वहाँ से उठ गया था। और उसके यूं झटके से उठ जाने पर सुलेन ने होंठों पर महजूज कुन मुस्कुराहट बिखर गई थी। उस इंसान से उसे जहनी टार्चर करने की कोशिश की थी। अब वो उसके सारे बदले लेना चाहती थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसे असल कीपर कैपरेट इब्तिहाज लगारी ही था। मैम, अभी कुछ देर में आपकी रुखसती है, इनसे तो आपको नींद आ जाएगी। सुलेन सबा के साथ रूम में आ चुकी थी और डॉक्टर की दी गई दवाइयाँ जो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। सुलेन बहुत ही आराम से उन्हें पानी से निकल गई थी। आज रुखसती हो पत्थर पे लकीर तो नहीं बन गई ना? निकाह हो चुका है, रुखसती कल या परसों हो जाएगी। सुलेन दवाइयों के ज़ेरे असर बोलती बेड पर ले चुकी थी। अगले ही लम्हे बात गनूदगी में जा चुकी थी। सबा बेचारगी से उसे देखती पलट गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला था। रूम में दबीज पर पर्दे गिरे होने की वजह से बिल्कुल अंधेरा छा चुका था और अपनी आदत के मुताबिक लाइट ऑन करके सोई हुई थी, जो ज़रैन ने सोने से पहले ऑफ कर दी थी, क्योंकि उसे ज़रा से भी रोशनी में नींद नहीं आती थी। दिल में होते हुए ज़रा लाइट ऑफ होने पर जाग जाती थी। उस वक़्त किसी अनजाने एहसास के तहत दिल की आंखें खुली थी और अजनबी नज़रों हर तरफ दौड़ाते हुए अपने हाथ पर किसी का बोझ महसूस हुआ था। जैसे चेहरा घुमाने पर उसकी नज़र अपने सामने हुए सोए हुए ज़ुरैन शाह पर पड़ी थी और दिल बेकाबू होता धड़कने लगा था। ज़ुरैन करवट पर के बाल लेटे उसे काफ़ी करीब था। उसका वजनी हाथ दिल के हाथ पर रखा हुआ था, जिससे बिल्कुल दब सा गया था। दिल आंखें फाड़े से देखी गई थी। सोते वक्त वो अकेली थी। फिर ज़ुरैन शाह कब उस वक्त आया था? उगलती और दूसरों को नीचे दिखाती हुई मगरूर आंखें मूंदे बेखबर सोया। दिल के हाथ गैर कर गया तो वो फ़ौरन नज़रें फेर की थी। उस शख्स की नज़ीर अपनी अहमियत वाकिफ़ थी, इसलिए किसी किस्म की खुशफहमी नहीं पालना चाहती थी, हर्ट होने नहीं देना चाहती थी। दिल घबराहट और अजीब सी कैफियत का शिकार होती। उसका हाथ झटकती हुई पीछे हटी थी। उसे यूं झटका देने से ज़ुरैन की आंखें खुल गई थी। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या तरीका है? ज़ुरैन जो भी कुछ देर पहले ही सोया था, अपनी नींद ख़राब किए जाने पर यह बात भला कैसे उसे नई नवेली दिलन से उसे ऊंची आवाज़ से मुहातिब हुआ था। उसे नींद से डिस्टर्ब किया। मीरा को भी डांट पड़ चुकी थी। ज़ुरैन की नींद के हुमार लाल पड़ती आंखें खुद में घड़ी महसूस और दिल जोर से धड़क उठा था। आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपके करीब आने का। उसकी
नज़रों से दिल घबराहट में इजाफा हो रहा था। वो क्या थी बात बेड से उठने वाली थी जब ज़ुरैन ने उसकी कलाई गिरफ्त में लेते हुए रोक दिया था। ओह, मैं तो भूल ही गया था। आई थिंक कल रात निकाह हुआ है हमारा। तुम इसी वजह से मेरे रूम में मौजूद हो इस वक्त, ऐसा ही है ना? या मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ? जिसमें तुम बीवी की हैसियत से मेरे कमरे में मौजूद हो। दिल जो उसकी गिरफ्त में अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुरैन हतकमेज़ लहजे में दिल ने आंखों में भर जाने वाली नमी देखते पीछे धकेलते नजरें उठाकर उस संग दिल तरीन इंसान की जानिब देखा था। आपका तो पता नहीं मेरे लिए वाकई किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। अगर मेरे पास में होता तो ये निकाह कभी ना करती। मेरे पास तो किसी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा था। दिल ने अपनी कलाई उसके हाथ से आज़ाद करवाने के साथ साथ अपना हिसाब भी बेबाक किया था। जब उसकी बात ज़ुरैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इतनी देर में उसने पहली बार एक भरपूर नज़र दिल के सरापे पर डाली थी। कल निकाह के वक्त वो जितना गजब ला रही थी, उसी वक्त उतनी ही सादगी की मूरत बनी हुई थी। मैरून कलर के सादा से सूट में बालों को कैचर में मुकीद करने की नाकाम कोशिश की है। वो उस वक्त सादगी में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और उसका फ्रेश चेहरा मुकाबिल को ताज़ा दम कर जाता था, जैसा उस वक्त ज़ुरैन शाह के साथ भी हुआ था। दिल का चाहे खून जलाते मगर उसे बातें करता अब काफ़ी हद तक फ्रेश हो चुका था। दिल के सीधे सिल्की बाल उसके चेहरे के गर्दे हाला बनाए उसके चेहरे की शताबी में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ज़ुरैन के लिए नज़रें हटाना बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था।